नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। एक टॉपिक विशेष पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आपसे, जो चर्चा में भी खूब है, जिसका नाम है लिक्विड नैनो यूरिया। एक टॉपिक जिस पे हमको चर्चा करना है उसका नाम है यहाँ पर लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया जिसको हम कह सकते हैं कि तरल नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया, तरल नैनो यूरिया। तरल नैनो यूरिया क्या है, क्यों इतनी चर्चा में है? अभी देखेंगे हाल फिलहाल में यह काफ़ी चर्चा में रहा है, चाहे वह नेशनल लेवल पर आप देखिए या उत्तर प्रदेश के लेवल पर, दोनों जगहों पर यह चर्चा में आया। वास्तव में नैनो शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया, पहले हमको दो यहाँ पर तरल लिक्विड दो शब्द यहाँ पर है, एक तो तरल है, दूसरा नैनो है। यूरिया तो आप समझते हैं, जिसमें लगभग 46% के में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। हम फसलों में यूरिया का छिड़काव करते हैं उनकी वृद्धि विकास के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है और नाइट्रोजन निर्माण के लिए आवश्यक है, पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, तो उनके मुख्य तत्व में आता है। तो उस यूरिया के माध्यम से हम नाइट्रोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, जिससे फसल का वृद्धि विकास हो पाता है, और उस नाइट्रोजन को हम यूरिया के रूप में वहां पे पौधों में डालते हैं। हो सकता है कि हम छिड़काव करते, हो सकता है कि हम वहां पर छिड़काव में एक दो तरीके हो सकते थे, लिक्विड फॉर्म में भी करते थे और सीधे सीधे उसको ऐसे ठोस के रूप में भी छिड़काव कर देते थे। लेकिन अब एक लिक्विड नैनो यूरिया मतलब एक तरल रूप में हम यूरिया की बातचीत तो करेंगे, लेकिन इसमें तरल नैनो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब ऐसी यूरिया का प्रयोग करेंगे जिसमें नैनो पार्टिकल्स का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो नैनो पार्टिकल्स, नैनो क्या होता है कि अगर हम 1 मीटर का जो अरबवां हिस्सा होता है, अरबवां भाग, वह क्या होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। मतलब 1 मीटर के अगर अरबवें हिस्से पर जाएं हम, तो उसका जो आकार आएगा वह नैनो के रूप में आएगा, नैनो कण के रूप में आएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 मीटर का अरबवां हिस्सा। इसका मतलब हम इस यूरिया को एक तो तरल के रूप में रखें, ठोस यूरिया को तरल के रूप में रखें और नैनो पार्टिकल्स के रूप में रखें, तो यह यूरिया क्या होगी, जो तरल नैनो यूरिया कहलाएगी। तो पहली बात क्या हो गया कि यूरिया के कणों का आकार नैनो कणों में रखा जाए, किसमें रखा जाए, नैनो कणों में रखा जाए, एवं उसे तरल के रूप में प्रयोग करें, तो यह क्या होगा, लिक्विड नैनो यूरिया के रूप में होगा। यह चर्चा में तब आया जब प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो संयंत्र का उद्घाटन किया। यह चर्चा में कब आया, इसमें चर्चा इस पे जब हुई ज्यादा, चर्चा में यह क्यों आया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के कलोल, कहां पे, गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो
संयंत्र का उद्घाटन किया, उद्घाटन किया। या चर्चा में तरल नैनो यूरिया तब आया कि जब प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का यहां पर उद्घाटन किया। बाद में आप देखेंगे कि अभी कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में भी तरल नैनो यूरिया का संयंत्र लगाने की घोषणा किया गया। एक बरेली के आंवला में, दूसरा प्रयागराज के फूलपुर में। अगर हम बात करें कि दूसरी बार चर्चा में कब आया है, यह उत्तर प्रदेश के बरेली में कहा, आंवला में, बरेली के आंवला में एवं प्रयागराज के फूलपुर में, इन दोनों जगहों पर इफको के अंतर्गत तरल नैनो संयंत्र, तरल नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। क्या कहा गया कि उत्तर प्रदेश के बरेली आंवला में, प्रयागराज के फूलपुर में के अंतर्गत क्या किया गया, तरल नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। पहली बार तरल नैनो यूरिया को लगाने का जो संयंत्र की घोषणा हुई वह प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के कलोल में किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इफको के प्लांट के अंदर बरेली, आंवला में और प्रयागराज फूलपुर में भी संयंत्र लगाने की घोषणा की गई। अब तरल नैनो यूरिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या अगर हम कहें कि तरल नैनो यूरिया रियल में अगर हम इसको समझें तो किस रूप में यह आएगा, तो एक यहां पर तरल नैनो यूरिया क्या है, तरल नैनो यूरिया। अब तरल नैनो यूरिया एक तरह से जिसका पेटेंट कराया गया है, पेटेंटीकृत हम कहें कि रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, या कैसा उर्वरक है, यह एक रासायनिक जैविक नहीं है, बायो फर्टिलाइजर नहीं है, या रासायनिक। तरल नैनो यूरिया क्या है, रासायनिक नाइट्रोजनी उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उर्वरक है जिसका पेटेंट कराया गया है, जिसका पेटेंट कराया गया है। हमने क्या कहा कि तरल नैनो यूरिया रासायनिक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका पेटेंट कराया गया है। पेटेंट एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट के बारे में हम सभी जानते हैं कि आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पालन हो पाए, इसलिए पेटेंट कानूनों के तहत हम एक तरह से, चूंकि यह बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत आया, कोई भी देश किसी चीज का जब इजाद करता है तो वह उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रखता है, मतलब उसका कोई प्रतिरूप वैसे बिना उसकी अनुमति के लिए नहीं तैयार कर सकता है, और वैसा अगर कोई तैयार करना चाहता है, उसका कॉपी करना चाहता तो उसको अनुमति लेना पड़ेगा उस संस्था से, उस देश से जिन्होंने इसको पहली बार इजाद किया है। तो पेटेंट भी एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत इसको पेटेंट पहले से कराया गया है। इसका विकास किसने किया है, इंडियन जो आप देखेंगे कि फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने इसका विकास किया है। इसका विकास जो किया है, एक संस्था का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसका विकास, सारे पॉइंट इसमें याद रखना है, इसका विकास IFFT
एफ सीओ ने किया है। किसने किया है? इसका विकास जो किया है IFFCO ने किया है। IFFCO क्या है? IFFCO क्या है? इंडियन, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इस संस्था ने इसका विकास किया है। इस संस्था ने क्या किया है? इसका विकास किया है। तो हमने क्या कहा? तरल नैनो यूरिया क्या है? रासायनिक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका पेटेंट कराया गया है। इसका विकास IFFCO ने किया है और इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जिसका फुल फॉर्म होता है। अब आप देखेंगे इसका विकास भी कहां किया गया है? जो IFFCO के कलोल स्थित नैनो प्रौद्योगिकी जो अनुसंधान केंद्र में हुआ है। ये जो IFFCO है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, यह कहां पर स्थित है? यह स्थित है गुजरात के कलोल में स्थित है। यह गुजरात के कलोल में स्थित है। चूंकि यहां पर नैनो तकनीकी के लिए एक केंद्र है जिसका नाम है कि नैनो जैव प्रौद्योगिकी उर्वरक या नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कलोल में स्थित क्या है? यहीं पर है नैनो जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। क्या नाम है? नैनो जैव प्रौद्योगिकी केंद्र या अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है या अनुसंधान केंद्र है। हमने दो बातें समझ लिया कि यह रासायनिक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका पेटेंट कराया गया है। इसका विकास IFFCO ने किया है। IFFCO इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है जो गुजरात के कलोल में स्थित है और इसी में स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा इसका विकास किया गया है। यह उर्वरक नैनो नाइट्रोजन को 20 से 25 नैनोमीटर में निर्मित कर रहा है। यह उर्वरक को क्या कर रहा है? यह उर्वरक कैसे होगा? यह उर्वरक 20 से 25 नैनोमीटर नैनो कणों के रूप में होगा, नैनोमीटर के रूप में होगा, नैनोमीटर आकार में होगा जो तरल अवस्था में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यह विश्व का पहला एक तरह से जो यहां पे लगाया गया है नैनो यूरिया संयंत्र है। यह क्या है? कलोल में जो स्थित किया गया है, यह विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र है। विश्व का यह पहला नैनो एक तरह से संयंत्र है, तरल संयंत्र है। आप देखेंगे कि अगर हम यहां पर कल्पना ऐसे कर सकते हैं समझने की उसमें कि अगर ये बोतलों में क्या हो कि 500 ml के बोतल में लगभग 40,000 ppm तक तरल नाइट्रोजन को भरा जा सकता है, जो कि यूरिया के एक बैग के बराबर होगा,
किसके बराबर होगा? यहां पर हमने कहा कि 500 ml के बोतल में यहां पर अगर हम क्या करें, 40,000 ppm तक के नाइट्रोजन को भरा जा सकता है। और एक नैनो यह जो होगा, या पूरा एक बोतल का 500 ml नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, या क्या होगा, यूरिया की एक बैग, एक बोरी के बराबर होगा। या क्या होगा, एक बोरी के बराबर होगा। अब देखेंगे कि यह सीधे पत्तियों पर ही छिड़का जाता है। इस नैनो को कहां छिड़का जाएगा, या जो यहां पर होने वाला है, या नैनो, चूंकि नैनो लिक्विड फॉर्म में है यूरिया, इसको हम कहां छिड़काव करेंगे? इसका छिड़काव सीधे हम पौधों की पत्तियों पर ही करते हैं। बाकी ठोस वाले को तो हम मिट्टी में डालते हैं, तो बहुत सारा भाग उसका क्या गिर जाता है, मिट्टी पर गिर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तरल नैनो यूरिया का छिड़काव हम सीधे पत्तियों पर ही कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? सीधे पत्तियों पर ही कर सकते हैं। और स्टोमेटा के द्वारा यह क्या होंगे, पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाएगा। पत्तियों में स्थित स्टोमेटा के द्वारा, पत्तियों में स्थित स्टोमेटा के द्वारा इसे अवशोषित किया जा सकता है। अवशोषित किया जा सकता है। हमने कहा कि तरल नैनो यूरिया का छिड़काव हम सीधे पत्तियों पर ही कर सकते हैं, और पत्तियों में स्थित स्टोमेटा के द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाएगा। अब देखेंगे कि नैनो यूरिया के क्या लाभ हो सकते हैं एक पॉइंट में। तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने यहां पे समझ लिया। क्या क्या समझा कि अगर हम नैनो का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को, पदार्थ को अगर हम नैनो आकार में ले आए, नैनो आकार से आशय है कि 1 मीटर के अरबवें हिस्से में ले आए, तो एक भाग को हम 1 नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। चूंकि नैनो लिक्विड जो यूरिया है, इसमें हम इस यूरिया के आकार को 20 से 25 नैनोमीटर में ले आ रहे हैं, इसीलिए इसको, और चूंकि तरल भार में रख रहे हैं, इसलिए इसको तरल नैनो यूरिया के नाम से जान रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि यूरिया के कणों का आकार हम नैनो कणों में रख रहे हैं। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के कलोल में देश का पहला तरल नैनो संयंत्र का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बाद में उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला में, प्रयागराज के फूलपुर में भी जो इफ्को के अंतर्गत तरल नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया। इफ्को में किया गया। अब किए जाने की घोषणा किया गया। इफ्को का मतलब क्या होता है? इफ्को का मतलब इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसको IFFCO के नाम से जानते हैं। और इसी इफ्को में, जो गुजरात के कलोल में स्थित है, इसके अंतर्गत स्थित जो नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा इस नैनो लिक्विड यूरिया का निर्माण किया गया। यह उर्वरक 20 से 25 नैनोमीटर आकार का होगा, जो तरल अवस्था में रह सकता है। यह विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र है। हमने अभी कहा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 500 ml के बोतल में लगभग 40,000 ppm तक तरल नाइट्रोजन को भरा जा सकता है, और जो कि 1 यूरिया के बराबर होगा। अब सोचिए, लेकिन इस यूरिया का छिड़काव हम कहां करेंगे? सीधे लिक्विड फॉर्म में पत्तियों पर करेंगे। नैनो यूरिया का छिड़काव कर सीधे पत्तियों पर ही कर सकते हैं, और पत्तियों में जो स्थित रंध्र हैं, स्टोमेटा हैं, उनके द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाएगा। अब नैनो यूरिया के लाभ क्या हो सकते हैं? क्यों इतना इसका वो है? नैनो यूरिया के लाभ क्या हो सकते हैं? नैनो यूरिया के लाभ क्या हो सकते हैं? लाभ क्या हो सकते हैं? पहला लाभ देखिएगा कि पारंपरिक यूरिया का अगर हम देखें कि जो दक्षता है वह केवल 25% तक मैक्सिमम होती है।
क्योंकि इसमें जो होता है, कहा जाए कि इससे भी कम होता है, मतलब नैनो यूरिया यहां पर 25 से भी कभी कभी कम होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने यूरिया का छिड़काव किया, तो अब ज्यादा मात्रा में छिड़काव तो किया, लेकिन पौधे कुछ देर तक उसको ही एब्जॉर्ब, जो उसके आसपास आया मिट्टी में ज्यादातर गिर गया, उसको पौधा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, अवशोषित नहीं कर पाया, और वह क्या हुआ, उसका प्रभाव खत्म हो गया। जबकि उसकी तुलना में जो नैनो यूरिया होगा वह 80 से 90% तक उसका क्या हो जाएगा, दक्षता होगी। तो पारंपरिक यूरिया की दक्षता की अपेक्षा पारंपरिक यूरिया के दक्षता की अपेक्षा पारंपरिक यूरिया के दक्षता की अपेक्षा तरल नैनो की दक्षता, ऐसे कहें यूरिया की दक्षता 25% की अपेक्षा तरल नैनो यूरिया की दक्षता 80 से 90% तक होती है। अब देखिए कि कहां 25% है और कहां दक्षता क्या है, मतलब 80 से 90% जो आप छिड़काव करेंगे यूरिया, उसका उपयोग पौधा कर लेगा। जबकि जो पारंपरिक यूरिया में हम छिड़काव ठोस के रूप में करते हैं, उसमें केवल 25% तक ही उसका उपयोग हो पाता है और 75% खराब चला जाता है। इससे आप क्या होगा, कृषि उपज में दूसरा होगा। और अब इसका मतलब पहला हो गया, पारंपरिक यूरिया की दक्षता कम है और इसकी दक्षता ज्यादा है। दूसरी बात अगर हम कहें, दूसरी बात क्या आएगी कि इसका मतलब हम कम नाइट्रोजन के छिड़काव से, कम यूरिया के छिड़काव से ही बेहतर फसल को प्राप्त कर पाएंगे और कृषि उपज में सुधार होगा। अगली महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है इसके लिए, अगली महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है, आप देखेंगे कि यूरिया में जो होने वाले मिट्टी, जल और वायु में प्रदूषण होगा। क्योंकि जब हम यूरिया का छिड़काव करते हैं ठोस के रूप में, तो वह यूरिया कहां गिरता है, जमीन पर। तो जमीन में पहुंचने के बाद वह क्या करता है, वहां पर भी मान लीजिए बारिश हुआ तो वर्षा के जल के साथ नदियों में पहुंच गया, तो एक तरह से वह प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो जो यूरिया से होने वाले मिट्टी, जल या वायु में प्रदूषण होता है, उसमें भी हम घटाएंगे, इसको घट जाएगा। क्योंकि यूरिया द्वारा होने वाले प्रदूषण जैसे कौन सा प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी, जल और वायु में कमी आएगी ना। मतलब यूरिया द्वारा होने वाला जो प्रदूषण है, जैसे मिट्टी, जल, वायु में कमी आएगी, प्रदूषण में कमी होगी। और इससे क्या होगा, मुख्य रूप से आप देखेंगे जो पानी रिस कर जाता है कि भूमिगत जो जल है, जल प्रदूषण से रिस करके नीचे गया, तो उसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है। दूसरी ग्लोबल वार्मिंग, तो दो चीजों में सीधे सीधे इसका लाभ मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग घटाने में एवं अगर हम कहें कि भूमिगत जल सुधार में भी सहायता मिलेगी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं इस समय, ग्लोबल वार्मिंग और जो भूमिगत जल है जिसको हम पानी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं पीने के लिए, वह लगातार पोल्यूटेड हो रहे हैं। उसमें यूरिया भी एक कारण है। हम नहीं करेंगे सिर्फ यूरिया से होता है, लेकिन यूरिया भी एक कारण है, तो उसको हम रोकने में कामयाब होंगे। सुधार में सहायता, हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में एवं भूमिगत जल सुधार में भी सहायता मिलेगी। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, मतलब इसमें सुधार के लिए बात आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जो नमी के संपर्क में आने पर जो एक तरह से कभी कभी क्या होता है कि यूरिया जो हम ठोस रखते हैं वह खराब हो जाता है,
लेकिन अब यह लिक्विड फॉर्म में है तो यह खराब नहीं होगा। तो नमी के प्रभाव से ठोस यूरिया खराब हो जाता है तरल नैनो यूरिया में इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। मतलब सेल्फ लाइफ किसकी क्या होगी? नैनो यूरिया की सेल्फ लाइफ अधिक होगी। नैनो यूरिया की सेल्फ लाइफ अधिक होगी, मतलब इसकी लंबी आयु होगी। अब ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जिसको हमने क्या कहा यहां पर कि क्या इसके लाभ हो सकते हैं नैनो यूरिया के? तो हमने कहा पारंपरिक यूरिया की दक्षता केवल 25% तक है, उसकी अपेक्षा इसकी दक्षता 80 से 90% है, जो सीधे सीधे हमको लाभ पहुंचाएगा। कृषि उपज में भी इससे सुधार होगा, कृषि में लागत घटनी, और कृषि जो किसानों की आय 2 गुना करना है, तो किसानों की आय 2 गुना करने के लिए हमको क्या करना है कि भाई एक तो उनको मूल्य ज़्यादा मिले और दूसरा कृषि लागत घटे। तो कृषि लागत को घटाने में भी सहायता करेगा। यूरिया द्वारा होने वाले प्रदूषण जैसे मिट्टी जल वायु में कमी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग घटाने एवं भूमिगत जल सुधार में भी इससे सहायता मिलेगी। नमी के प्रभाव से ठोस यूरिया खराब हो जाती है, जबकि नैनो यूरिया में इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगी और नैनो यूरिया की सेल्फ लाइफ अधिक होगी। अब कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी का हम और भी प्रयोग कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो कृषि में कई क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कृषि में अगर हम कहें, कृषि में संभावनाएं जो है में नैनो तकनीक का प्रयोग हम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? कृषि में अगर हम कहें तो नैनो तकनीक का प्रयोग हम कर सकते हैं, बड़े स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हम नैनो फंजीसाइड भी बना सकते हैं। किसके बनाने में? नैनो फंजीसाइड बना के, क्योंकि इसमें आकार कम हो जाता है। नैनो क्षेत्र का, नैनो तकनीकी का उपयोग तो हर क्षेत्र में कर रहे हैं। कीट प्रबंधन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कीट प्रबंधन में भी, मतलब कीटों की संख्या को घटाने के लिए इंसेक्टिसाइड बनाने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नैनो हर्बिसाइड, शाकनाशियों का निर्माण कर सकते हैं। नैनो हर्बिसाइड शाकनाशी, खरपतवारनाशी। हर्बिसाइड क्या होते हैं? जो खरपतवार को नष्ट करते हैं, हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की हम आपूर्ति भी कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की आपूर्ति भी कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की आपूर्ति भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें, उर्वरकों का एक तरह से सटीक उपयोग हो सकता है। उर्वरक का सटीक उपयोग हो सकता है। मतलब दक्षता ज्यादा है तो दक्षता के लिए भी आप उसका प्रयोग कर ही रहे हैं। नैनो सेंसर्स का विकास भविष्य में जो बीमारियों की पहचान कर लेगा, पहले ही नैनो सेंसर का विकास भी संभव है। नैनो सेंसर का भी विकास संभव है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चाहे वह नैनो फंजीसाइड बनाना हो, चाहे आप पे उर्वरक का सटीक उपयोग हो, नैनो हर्बिसाइड बनाना हो, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति है, नैनो सेंसर्स का विकास है या कीट प्रबंधन है, तो कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी का हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं। ये सब क्या है? भविष्य की संभावनाएं हैं या संभावनाएं हैं
जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। संभावनाएं, संभावनाओं में जैसे कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीक के अंदर हमने कहा उर्वरक का सटीक उपयोग, नैनो हर्बिसाइड का, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति हुई, नैनो सेंसर का विकास हुआ, कीट प्रबंधन हुआ, ये या नैनो फंजीसाइड का विकास हुआ। ये सभी कुछ संभव है किससे? इस तकनीकी के माध्यम से, जिसका हम प्रयोग कहां कर सकते हैं? नैनोटेक के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये आज हमने आपको यहां पे डिस्कस किया कि लिक्विड नैनो यूरिया क्या है, यह चर्चा में क्यों है, या आप इसका लाभ क्यों है इतना, या क्यों उपयोगी है, या इसका संयंत्र क्यों लगाया जा रहा है, कहां पर लगाया जा रहा है, या भविष्य में जो कृषि में और भी नैनो टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर सकते हैं तो किन किन क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी हम यहां पे निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ अगले भाग में। थैंक यू, नमस्कार।